नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं द सिविक सोसाइटी। नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन इसको जारी होने के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष ने खास तौर पे 2 सवाल पूछे हैं सरकार से। आखिर 4 साल पहले जब ये कानून आया था तो 4 साल क्यों लग गए नोटिफिकेशन जारी करने में, और वो भी ठीक चुनाव से पहले क्यों नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं? क्या ये पोलराइजेशन करने के लिए किया गया है? और इसी तरीके के और भी सवाल है। और दूसरा सवाल जो विपक्ष पूछ रहा है वो ये कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है एसबीआई को, उस हेडलाइन से बचने के लिए क्या सरकार ने आनन फानन में सीए की नोटिफिकेशन जारी की है? सवाल और भी हैं, लोगों से पूछेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है इस पर। सर, जो सीए के ऊपर जो अभी अधिसूचना जो नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीए जो कानून आया है अच्छा है, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो लोग बलगला रहे हैं कि जो भारत में रह रहे हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी बाहर किया जाएगा, वो निंदनीय बात है। ऐसी जो है बातें नहीं फैलानी चाहिए जिससे देश का माहौल ख़राब हो, क्योंकि इस सीएए के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि जो भारत में रह रहे मुस्लिम भाई हैं उनको बाहर किया जाएगा। सीएए कानून ये है जो घुसपैठिए हैं, जिनके पास पेपर नहीं है और भारत के अंदर रह रहे हैं, उनको बाहर किया जाएगा। और जो हमारे भाई हैं, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, जो बाहर हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको लाया जाएगा। इसके अंदर 2 चीज़ें स्पष्ट हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो जनता को गुमराह करने का काम पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, मुझे लगता है आजीवन करता रहेगा, क्योंकि सत्ता में तो उसने आना नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि सीए को जो विपक्ष है वो उनका कहना है कि आप सीए को अकेले नहीं देख सकते, सीए और एनआरसी को जोड़ के जब देखेंगे तो ये काफ़ी डेडली नज़र आता है। देखिए, अभी तो सीए आया है, ठीक है, एनआरसी भी आएगा, जरूर आएगा जब उसका समय होगा। तो विपक्ष के कहने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि विपक्ष कहता बहुत कुछ है, करता कुछ नहीं है। क्योंकि जो लोग हैं वो सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने जो क्रोनोलॉजी समझाई थी, उन्होंने सीधे कहा था कि सबसे पहले सीए आएगा, उसके बाद हम पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। तो इसको लेके जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर सीए आता है तो इसमें 6 जो धर्म है उसको शामिल किए गए हैं सिवाय मुस्लिम के, और अगर एनआरसी कल को लागू होता है और जिस तरह से आसाम में लागू हुआ था एनआरसी, तो वहाँ पे 20 लाख लोग बाहर निकल गए थे उस एनआरसी लिस्ट में, उसमें से ज़्यादातर हिंदू थे। लेकिन कल को अगर यही चीज़ पूरे देश भर में लागू होता है और अगर 5-10% में भी अगर हेर फेर होता है, तो जब वो लोग निकल जाएंगे तो बाकी सारे धर्म के जो हैं वो सीए के रूप में अंदर आ जाएंगे, लेकिन मुस्लिम जो होंगे वो नहीं आ पाएंगे। तो सवाल ये होता है। लेकिन देखिए, जो मुस्लिम नहीं बाहर होंगे वो वही होंगे ना जिनके पास पेपर्स नहीं होंगे, जिनके पास पर्चे नहीं होंगे, जो घुसपैठियों की तरह रह रहे हैं, जो रेलवे की पटरियां घेर करके रह रहे हैं, जो झुग्गियां डाल करके रह रहे हैं, जो सरकारी ज़मीनों को घेर करके रह रहे हैं, वही बाहर होंगे ना। जो 1947 से मुस्लिम भाई यहाँ रह रहे हैं, जिनके अपने मकान है, उनकी कहते हैं रजिस्ट्रियाँ हो रखी हैं, परचेज लेटर जिनके पास है, सेल लेटर जिनके पास है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी जिनके पास है, उनको कौन भेज रहा है? कोई नहीं भेज रहा। लेकिन जो रोहिंग्या बांग्लादेश से आ रहे हैं, बंगाल के थ्रू होते हुए या आसाम से आ रहे हैं, जिनके पास नकली आधार, नकली वोटर आई कार्ड ले करके बसे हुए हैं, जैसे संदेश खाली का वो विधायक जो कहता है मैं बांग्लादेशी हूँ और मैं रहूँगा, जो करना है करो, तो ऐसे लोगों को अगर बाहर निकालने का काम अमित शाह जी करते हैं, मोदी सरकार करती है, तो अच्छी बात है। ऐसे लोगों को भारत में काम भी किया है। लेकिन क्या ये ऐसा नहीं होगा कि ये जो गरीबों के खिलाफ, आपको नहीं लगता ये कानून चला जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि जो भी इस तरीके की जो कागज़ी चीज़ होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं उनको लाइनों में लगना पड़ता है और उनको धक्के खाना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता जो अमीर होंगे और वो बाहर के भी अगर होंगे तो वो अपना काम है वो निकलवा लेंगे, लेकिन जो गरीब है वो धक्के खाते रहेंगे? नहीं, देखिए, गरीबों के अंदर उन्होंने जो मुस्लिम भाइयों की बात करी है ना, इसके अंदर मेन तो पर्टिकुलर एक ही कौम निकल के आ रही है, मुस्लिम कौम। बाकी सबको तो उन्होंने राइट दिया है भारत में रहने का, और जो बाहर फंसे हैं उनको भी लाने का दिया। लेकिन मेरी बात समझो, आज हम अपना एक 10 रुपये का नोट भी यहाँ से वहाँ नहीं रखते, तो घर के कागज़ कितने बड़ी चीज़ है, गायब कर देंगे। और जब पहले सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था तो मुझे लगता है काफ़ी मुस्लिम भाइयों ने, जो सक्षम थे, जो भारत का हिस्सा थे, उन्होंने अपने पेपर पहले ही तैयार करके पहले ही सुरक्षित रख दिए होंगे। तो तभी अब इतने टाइम के बाद दोबारा सीए कानून जो है वो लागू कर दिया गया, जबकि पास तो मेरे ख्याल से 2016 में ही हो गया था ये कानून के अंदर। कानून तो 2020 में सीए आ गया, 19-20 में है ना। हाँ। तो आज अगर उन्होंने लागू किया तो सोच के क्या होगा? देखिए, इतने बड़े पद पे बैठे हैं, इतने अच्छे सलाहकार उनके साथ चलते हैं, तो हमारी सोच तो उनसे नहीं मिल सकती। अगर वो भारत में लाए हैं और स्टेप बाय स्टेप अगर ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रताड़ना कहाँ होती है, जैसे हाल ही में हमने देखी थी हल्द्वानी के अंदर।
हल्द्वानी उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, वहाँ इतनी तादाद में इतने मुस्लिम भाई कैसे बस गए। और जो मुस्लिम भाई हैं आप देखेंगे, जो व्यापारी हैं वहाँ पर, जो पुराने हैं, उनको कोई डर नहीं है, वो निष्पक्ष होकर के रह रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। लेकिन जो पटरियाँ घेर के, सरकारी ज़मीनें घेर करके रह रहे हैं हल्द्वानी जैसे, उनको जब हटाने का कार्य होता है तो पेट्रोल बम फेंक दिए जाते हैं। तो ऐसे ही जो आंदोलनजीवी और जो देशद्रोही गतिविधियों को शामिल करते हैं, इनको बाहर निकालने का काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो जो पढ़ा लिखा हमारा मुस्लिम भाई है, उसको भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी देखना चाहिए जब ऐसे आंदोलन होते हैं, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, और मरने वाला मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, उसमें धर्म देख करके बम नहीं फेंका जाता। तो आप ही के एक रोहिंग्या जो जा चुके हैं वहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान, वही यहाँ घुसपैठियों की तरह बस करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा मुस्लिम भी इसको एक्सेप्ट करेगा। हम तो करते नहीं है वैसे। लेकिन जो सवाल है कि आप कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इसका विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या उनको सवाल लूप होल पे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? लूप होल पे मतलब जो भी कमियां होंगी, जो भी जो भी कानून आते हैं, अगर उसमें कुछ कमी है तो क्या सवाल उसमें होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, सीए लागू हुआ है तो ऐसे नहीं कर दिया कि कल सारे डिपार्टमेंट को लगा देंगे, भाई सभी मुस्लिम भाइयों के घर में घुस जाओ, सबके पेपर चेक करो, जिसके पेपर नहीं मिलते या वो कहता है मैं 4 दिन में लाता हूँ या कहीं रखे हैं, उसको उठा करके बाहर फेंक दो। ऐसा भी तानाशाही देश नहीं बन गया है भारत। तो तरीके से होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, हर एक चीज़ को देखा जाएगा। अगर कोई मुस्लिम जिसके ऊपर उनको डाउट होता है कि ये जो कॉलोनी है या ये जो जगह है, ये तो गवर्नमेंट ने बसाई नहीं, और ये जो अभी हाल ही में 10, 15, 20 सालों में बसी है, तो उसके पेपर जमीनी स्तर में घुस के भी अगर चेक करने पड़ेंगे तो सरकार करेगी। जब नकली आधार कार्ड बन जाता है, नकली वोटर आई कार्ड बन सकता है, तो नकली पेपर भी बन सकते हैं। तो अगर सरकार उसके ऊपर कार्य करती है तो वो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और जो सच्चा मुस्लिम होगा, जो भारत का नागरिक है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। उसे जनता क्या, सरकार भी समझ जाएगी। इतनी अनएजुकेटेड नहीं हो सकती सरकार। क्या सीए जो है आपको भेदभावपूर्ण लगता है, वो डिस्क्रिमिनेटरी लगता है? नहीं। देखिए, अगर आज ऐसा हम ठोस निर्णय नहीं लेते हैं सरकार अगर, तो कल को अगर आज 7 से 8 करोड़ की तादाद में रोहिंग्या घुसपैठिए भारत में है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, अगर अनुमान लगाया जाए तो उससे ज़्यादा है। ठीक है जी। अगर ऐसी छूट दे दी जाती है तो आप ये सोचो, देश के हर एक राज्य के अंदर, हर एक सोसाइटी के अंदर संदेश खाली जैसी जगह बनने में कितना समय लगेगा। आज देखो हम कहाँ पर हमारे देश को टक्कर देनी चाहिए अर्थव्यवस्था के मामले के अंदर विदेशों को, वो दे रही है, 5वीं बन गई। लेकिन दूसरी तरफ चाइना को जो सी अच्छी टक्कर देनी चाहिए, उसको हमने पछाड़ के उसमें तो अर्थव्यवस्था में या उन चीज़ों में तो आगे नहीं निकले, लेकिन आबादी में हम उससे आगे निकल गए। देखो तो कहाँ जाएगा भारत के लोग, कहाँ जाएंगे? ये रोजगार, बेरोजगार, भ्रष्टाचार और सारी चीज़ों का रोना रोते हैं। लेकिन आप ही का हक खाने वाले अगर दूसरे देशों से आकर के शामिल हो जाएंगे तो आप लोग कहाँ जाएंगे बताइए? आप ही की बहन बेटियों को बोला जाएगा, जिसकी बहन बेटी सुंदर है और सुशील है, उसको मेरे घर भेज दो, संदेश खाली ऐसी जगहों के नेता बोलेंगे। तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। चुल्लू भर के डूब के मरने वाली वो बात होगी। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई घटना भारत के अंदर और किसी राज्य में या और किसी कॉलोनी में होती है तो वो सुसाइड करना ज़्यादा मंजूर समझेगा, ऐसे लोगों के बीच में रहना। लेकिन एक सवाल है कि सीए में आखिर सिर्फ मुस्लिमों को क्यों बाहर रखा गया? तो सर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुओं ने, पारसियों ने, सिखों ने, जैनियों ने, बौद्धों ने तो नहीं मांगा था। आप लोगों ने अलग देश मांगा था, आपको दिया गया। वहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीन देश के जो 6 कम्युनिटी है, जो 6 धर्म है, उनको मतलब शामिल किया गया सीएए में। लेकिन सवाल ये उठता है कि श्रीलंका में भी बहुत लोग हैं जो कि वहाँ पे जिनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, और तमिलनाडु की जो सरकार है उन्होंने कई बार खत भी लिखा है प्रधानमंत्री को कि वहाँ से जो लोग आए हैं उनको यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। तो उसको क्यों शामिल नहीं किया गया? श्रीलंका में जो प्रोसिक्यूटेड जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं वहाँ के, देखिए, पीड़ित ना आपको हर स्टेट में मिल जाएंगे, हर देश में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान। ये 3 देश क्यों चुना गया, यही सवाल है। ये 3 देश इसलिए चुना गया क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, इस्लामिक देश है हमारे यहाँ के। ठीक है जी, इस्लामिक है ना, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। और बांग्लादेश में तो ये खुद कह रहे हैं हम तो भारत से भी ऊपर है, तो फिर आपको क्यों आना है मुस्लिम भाइयों को यहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं हमारे लिए हमारा पाकिस्तान महान है, तो उनको क्यों आना है यहाँ पर?
अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं पठान भाई हम वहाँ खुश हैं, तो क्यों आना है? प्रताड़ित कौन है? वहाँ पर हिंदू ही तो हैं। कितने परसेंट थे हिंदू वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, और कितने परसेंट थे मुस्लिम यहाँ पर? आज परसेंटेज उठा करके देख लो, जहाँ पर मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है वहाँ पर उनकी परसेंटेज कितनी बढ़ गई, और जहाँ पर हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है वहाँ पर हिंदुओं की आबादी कितनी घट गई। तो ये मूर्ख बनाने का काम कब तक आप करोगे अपनी राजनीति चमकाने के लिए? मुस्लिम बहुत खुश हैं यहाँ पर, कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से खफा हो। अगर खफा होते तो सारे आज कह रहे होते भैया सीए एनआरसी अमित शाह जी जल्दी लाओ जल्दी लाओ, ताकि हमारे पास एक बात हो कहने के लिए पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और बांग्लादेश को कि हम बहुत प्रताड़ित हैं, हमारे को प्लीज पाकिस्तान में ले लो। लेकिन आज पाकिस्तान के मुस्लिम भाई यहाँ आना चाह रहे हैं, यहाँ आना चाह रहे हैं, तो ये क्या बात करें? ये विचारधारा की बात। पाकिस्तान के मुस्लिम यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पे आना चाहेंगे वो तो कह रहे हैं अगर मोदी जी का नाम नरेंद्र मोदी की जगह नरेंद्र खान होता तो हम उसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देते। कल ही मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो तो कह रहे हैं भैया हर हर मोदी घर घर मोदी, तो वो कह रहे हैं भाई मोदी का नाम ले रहे हैं पाकिस्तान में रखे, कह रहे हैं नहीं मैं नरेंद्र मोदी नहीं, मैं नरेंद्र मोदी खान कह रहा हूँ, अगर होता तो मैं पाकिस्तान का उसको प्रधानमंत्री बनाता। तो आप क्या करोगे? सबको मोदी चाहिए, सबको योगी चाहिए, दो ही बंदे, कितने लोग हैं? आपको नहीं लगता ये सही समय अखंड भारत का? फिर बिल्कुल अखंड भारत और विश्व गुरु बनना चाहिए भारत को। और मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, अच्छा रहता है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जल्दी में किए गए कार्य ना हमेशा खराब होंगे। भर भर के रोटी खाने लग जाएंगे ना, पेट दुखने लग जाएगा। आराम आराम से खाएंगे, तसल्ली से भी खाई जाएगी, शरीर को भी लगेगी और ताकतवर भी बनेंगे। तो मोदी, योगी, अमित शाह, ये नितिन गडकरी जी, एस जयशंकर जी, वैष्णव जी, ये जितने चुनिंदा नेता हैं ना भारत के अनमोल रतन जिन्हें कहा जा सकता है, ये सारा अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं। एस जयशंकर जी विदेश नीति इतनी अच्छी कर रखी है भारत की कि आज हमें किसी देश को कहना नहीं पड़ता कि हम आपके साथ हैं, वो देश कहते हैं हम भारत के साथ हैं। वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें चल रही हैं, एस वैष्णव जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 14 लेन के, 4 लेन के, 8 लेन के एक्सप्रेसवे बन गए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं नितिन गडकरी जी। ठीक है जी। योगी बाबा जिन्होंने जो कल तक दंगों में नंबर 1 पे था यूपी, जो बलात्कारों में नंबर 1 पे था यूपी, आज उसको दूसरे नंबर पे जीडीपी पे ले आए। सर जो कल अधिसूचना जारी हुई है सीएए पे, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो उस पर जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में अभी क्या सोचते हैं आपकी? क्योंकि लोग बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं इस पर। सीए का जो फैसला आया है, जो मोदी सरकार ने जो दिया है, बिल्कुल सही दिया है। जो भी घुसपैठिए हैं हमारे यहाँ, जो चोरी से आए हैं, ठीक है, गलत तरीक़ों से अंदर की करी, जो यहाँ भारत में रह के भारत के खिलाफ बोलते हैं, वह घुसपैठिए हमारे यहाँ आए हैं, इनकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और अगर ये गलत है तो इनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। लेकिन जो मेन सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जो हेडलाइन मैनेजमेंट की वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे एसबीआई को आज वर्किंग आवर तक जो लिस्ट है जारी करनी होगी, तो इस हेडलाइन से बचने के लिए कहा जा रहा है कि सरकार ने आनन फानन में नोटिफिकेशन जारी किया। ये सरकार का बहुत काफ़ी समय से चल रहा था, सीए पे पैसा देना था, जो आज हो गया। इससे इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। उस पर जो भी कानून 4 साल पहले बन चुका था, एसबीआई को देना है, इससे मतलब नहीं है। वो जो बहुत पहले से ही आना चाहिए था, आज सरकार सही समय पे इसको लेकर आई है। इससे उसका कोई सही समय इसलिए क्योंकि चुनाव है? नहीं, चुनाव से मतलब ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव को देखकर कोई फैसला नहीं करती है कि चुनाव आ रहा है तो हम तो आपको नहीं लगता कि चुनाव पे इसका असर होगा? हाँ, चुनाव पे इसका कोई असर नहीं होगा। बीजेपी 400 पार है, सिद्ध करिए, साबित करिए। तो भाजपा तो खुद ही कहती है ना भ्रष्टाचारी, भाजपा तो खुद ही कहती है। कोई बीजेपी ने कभी नाम लेके नहीं कहा किसी का, बीजेपी कहती है। अजीत पवार का नाम नहीं लिया, हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम नहीं लिया। अजीत पवार, हिमंत बिस्वा शर्मा और भी कई नाम है जिनका उन्होंने नाम लेके कहा है कि ये सब भ्रष्टाचारी और करप्शन के चार्जेस हैं। करप्शन उनके पास साबित का हो पाया, जब साबित होगा तभी तो जांच क्यों रुक जाती है? सवाल तो यही लोग करते हैं। जांच चल रही है, जांच चल रही है। और क्या? चलिए, जो विपक्ष है 2 सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड का, कि इलेक्टोरल बॉन्ड के हेडलाइन से बचने के लिए ये किया गया, और दूसरा सवाल जो है कि पोलराइजेशन की वजह से ये राम बांध छोड़ा गया है
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। विपक्ष तो ये भी कहता है कि हम राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, हमने कभी आज तक राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगा। फैसला आया ये है कि सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया और वहाँ उसके ही नहीं किया, वहाँ हवाई अड्डे का भी निर्माण हुआ और भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का आया, इतना वहाँ रोडें देखिए अयोध्या में कितना रोजगार लोगों को मिल रहा है। तो देखा आपने, हमने लोगों से बात की, आखिर जो नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना आई है, हमने इस पे लोगों से बात की और जाना कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पे, क्योंकि जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा था इसकी टाइमिंग को लेके, क्योंकि चुनाव अब आने ही वाले हैं और उसी के कुछ दिनों पहले जो ये अधिसूचना है वो आई है। तो इसमें जो सवाल खड़े हो रहे थे इस पे हमने बात की। इलेक्टोरल बॉन्ड के जो हेडलाइन मैनेजमेंट की बात थी उस पर भी हमने सवाल किया। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सिमरन के साथ, सिविक सोसाइटी।